गुड मॉर्निंग। तो आप सबको गंगा माया से साक्षात्कार पाठ के दूसरे भाग में स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो लेखक चतुर्वेदी जी गंगा माया के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जवाब पा रहे हैं। तो पहले अब तक थोड़ा बहुत हो चुका था। लोग क्यों ऐसे करते हैं बोलकर सवाल पूछा तो गंगा माया से जवाब मिला था, देश का वातावरण जब पूरी तरह से प्रदूषित हो गया हो तो बेटा मैं कैसे अकेली बच सकती हूँ बोलकर कहा था। अब आगे वाला हिस्सा हम लोग देखते जाएंगे। उसमें कई सवाल पूछे गए थे। मकर संक्रांति के दिन लेखक कहाँ थे बोलकर पूछा जाता है। मकर संक्रांति के दिन लेखक इलाहाबाद में थे बोलकर आपको लिखना है। लेखक ने किन से साक्षात्कार लिया बोलकर सवाल है। तो जवाब आपको लेखक ने गंगा माया से साक्षात्कार लिया है बोलकर लिखना है। माँ कहाँ विराज रहती है बोलकर पूछा जाता है। तो माँ मंदिर में विराज रहती है बोलकर कहना है। माँ के चेहरे पर क्या थी बोलकर है। तो माँ के चेहरे पर उदासी थी बोलकर लिखना है। ये तुम्हें पहले वाले पार्ट में ही इसके सवाल जवाब आते हैं। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे तो सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब लेखक सवाल करते हैं, आप ठीक ही कह रही है माँ, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। लेखक फिर एक सवाल पूछते हैं, आप ठीक ही कह रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। तो चरित्र का संकट जो है उसे अंडरलाइन कर लो। सवाल पूछा जाता है। तो सवाल है, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है बोलकर आपको लिखना है। तो उस समय उनके सवाल को देखते हुए गंगा माया जवाब देती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। बेटा जो चरित्र जो है मेरा अंग था, मेरा शरीर का एक हिस्सा था। या इसीलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। मैं इसलिए वो बात कह रही हूँ, चरित्र जो है मेरा एक शरीर का एक हिस्सा था, अब वो अतीत का वस्तु बन गया है। अतीत मतलब फास्ट में चला गया, पीछे भूतकाल में वो चला गया है। अतीत जिसे कहते हैं, भूत को अतीत कहा जाता है। भूत में चला गया, पहले था अब नहीं है बोलकर कहने का संकेत है। व्यंग्य किया जा रहा है, मतलब चरित्र कैरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। तो कैरेक्टर तो हमारा ही एक अंग था, लेकिन अब वो कैरेक्टर क्या हो चुका है, फास्ट में भूत में चला गया है। इनकी अतीत की वो अब वस्तु बन गया है बोलकर कहती है। एक दिन मेरे पास आया था, कैरेक्टर जो है वो मेरे अंग का शरीर एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, बहुत दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बांधाया, ढाढ़स बांधने की धैर्य भरा, उसे धैर्य दिया कि भाई चिंता मत करो, एक दिन फिर से तुम दोबारा आ जाओगे, मुझे मिल जाओगे बोलकर मैंने उन्हें बहुत से समझाया। किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए, लेकिन वो बार बार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो सोच रहा था, इंसान क्यों इतना अपवित्र हो चुका है, मनुष्य क्यों इतना स्वार्थी बन चुका है, केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को क्यों नष्ट कर रहा है और अपने जीवन से वो चरित्र को, कैरेक्टर को क्यों निकाल दिया है बोलकर सोचकर तो बार बार वो रो रहा था। कौन रो रहा था, चरित्र रो रहा था। लेखक इनकी बातों को, उत्तर को सुनकर फिर सवाल करते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ हैं। माँ ठीक है, परसों आपको मिला था, लेकिन ये बात तो बताओ वो अब चरित्र भैया कहाँ हैं। तो उत्तर में कहती है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। चरित्र के बारे में अगर से जानना है
तो शब्दकोश निकालो, डिक्शनरी निकालो। डिक्शनरी में उसका नाम लिखा हुआ है, कैरेक्टर, चरित्र बोलकर लिखा हुआ है, वहाँ आपको मिलेगा। अगर से उसे छोड़ देंगे, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। जो उपदेश देने वाले, बातों में ऐसे रहना है, वैसे रहना है, इस तरह से रहना होगा आपको, आप ऐसे है, ऐसा करेंगे तो ऐसे होगा बोलकर जो बताते हैं, उपदेश देते हैं। ज़्यादा उपदेश खुद करते नहीं हैं, लेकिन उपदेश देना छोड़ते नहीं हैं। ऐसे उपदेशकों के भाषणों में, प्रयोगों में कभी कभार चरित्र का नाम लिया जाता है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मास्टर लोग, टीचर्स, उपन्यासक जो होते हैं, हम लोग तो होते हैं, कभी कभार चरित्र ऐसा होना चाहिए, चरित्र की शोभा बढ़नी चाहिए, चरित्र महान होना चाहिए, तो व्यक्ति का चरित्र ही उसे महान बनाता है बोलकर कभी कभार उपन्यासक या छोटी कक्षाओं के टीचर्स जो होते हैं, वे कभी कभार उसका नाम लेते हैं। बेटा, अब चरित्र उनके पास बचा है, हकीकत में मनुष्य के पास नहीं है बोलकर व्यंग्य किया गया है। तो इस तरह से फिर की बातों को सुनने के बाद लेखक फिर सवाल करते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? ठीक है माँ, ये जो चरित्र है, चरित्र का जो अस्तित्व था इंसान में, पहले लोगों में जो चरित्र का अस्तित्व था, अब उसे किसने मिटाया बोलकर सवाल पूछा जाता है। तो सुंदरता के साथ गंगा माया जवाब देती है, सेवा करने से चरित्र बनता था। आपको अच्छी तरह से याद होना होगा, सेवा मतलब अच्छा काम, सही काम, लोगों के हित का काम, गरीबों को मदद करने का काम, कष्ट में रहने वाले को सहानुभूति दिखाने का काम, तो उसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। बिना लाभ के, बिना स्वार्थ के अगर से किसी का काम कर रहे हो तो उसे सर्विस कहते हैं, उसे सेवा कहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत तनख्वाह, मतलब उसकी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत तो मिलना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा दुराशा ना करते हुए थोड़े ही पैसों में अगर से जो ज़्यादा काम करते हैं, तो लोगों को मदद करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसे सेवा करते हैं। सेवा करने से क्या होता था? व्यक्ति का चरित्र बढ़ता था, व्यक्तित्व का व्यक्तित्व बढ़ता था। सेवा रानी को भी मारकर भगा, कहीं मारकर जाने कहाँ भगा दिया। लेकिन गंगा माया कह रही है, जो सेवा रानी थी, जो पहले जो सर्विस का नाम जो था, सर्विस किया जाता था, सेवा कहीं की जाती थी, अब वो सेवा रानी को ही मारकर कहीं का भगा दिया गया है। सेवा ही नहीं है तो चरित्र कहाँ से आएगा? अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए हैं। व्यंग्य किया गया है, भ्रष्टाचार की तरफ यहाँ पर संकेत किया गया है। सेवा करने से चरित्र बनता था। कभी कभार लिखते हैं, सरकार का काम भगवान का काम, मतलब सरकार का काम भगवान का काम बोलकर कभी कभार सरकार द केल्सा देवर केल्सा बोलकर कन्नड़ में लिखा जाता है। हिंदी में अगर उसे अनुवाद करते हैं तो सरकार का काम भगवान का काम कहा जाता है। मतलब भगवान का काम की प्रामाणिकता से, सेवा भाव से जो भी लोग आते हैं उनकी सेवा करना ही परम धर्म बोलकर पहले माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेवा रानी को कहीं भगा दिया गया है, केवल मेवा बटोर रहे हैं। मेवा, मेवे का मतलब होता है भ्रष्टाचार, रिश्वत, पैसा, धन दौलत। केवल पैसे लेने में लोग लगे हैं, काम करने में नहीं। हम लोग कई ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। मतलब समाज है, देश है, दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं और साथ साथ बुरे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोगों की संख्या, भ्रष्टाचारियों की संख्या, मेवा बटोरने वालों की संख्या अब ज़्यादा हो गई है। पहले के ज़माने में 100 लोग अगर से सेवा कर रहे हो, सरकारी काम कर रहे हो, तो 100 लोगों में से 90% लोग जो होते थे वो लोगों की सेवा करने में ही अपनी ज़िंदगी बिताते थे। कभी उनसे रिश्वत नहीं लेते थे। तब भी थे कम से कम 10% लोग जो थे वो मेवा बटोरने में लगते थे।
मतलब वो दिखाई नहीं देते थे। 10%, 100 में से 10 ज़्यादा होते नहीं हैं। 90% जब अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा ही दिखाई देती रहती है, लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है। अब केवल सेवा करने वाले 10 से 20% लोग बचे हैं। मेवा बटोरने वाले 70 से 80% लोग मेवा बटोरने वाले हुए हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार सबके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तो गंगा मैया के जरिए लेखक हमें उसी बात की तरफ संकेत कर रहे हैं। सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को ही मारकर भगा दिया गया है। अब केवल सब लोग मेवा बटोरने में पड़े हैं। मेवा का मतलब वर्जल अगर से देखा जाए, अक्सर जो गांव में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीठे फल होते हैं, खोपरा, खजूर, बादाम जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट जिसे हम लोग कहते हैं, उसे मेवा कहा जाता है। 5 तरह का अगर से ऐसे ड्राई फ्रूट्स मिला दिया जाए, उसे मेवा का मतलब ड्राई फ्रूट्स यानी कि कीमती चीज़ें, महंगे चीज़ें, मतलब पैसे, रिश्वत, धन दौलत बोलकर कहना होता है। तो वहाँ पर तो इस तरह से व्यंग्य करते हुए बताया गया है, मेवा बटोरने में ही लग गए हैं। पहले सेवा ही परमो धर्म हुआ करता था। पहले के लोगों में सेवा करना ही परम धर्म भाई, किसी से रिश्वत नहीं लेते, जो है वो है, जो सच है तो सच है बोलकर पहले करते थे। अब वो बदल चुका है, उसका नाम बदल कर सेवा करना ही परम धर्म हुआ करता था, लेकिन अब मेवा ही परमो धर्म कहने लगा है। अब मेवा ही सब कुछ है। रिश्वत दो तो काम लो, रिश्वत नहीं है तो काम नहीं है। तो बार बार 10 बार घुमाते फिराते हैं। इसलिए लोगों को अभी आदत सी बन गई है कि भाई 10 बार फिरने से 100 रुपये खर्चा होते हैं, वही 100 रुपये भी दे दो और अपना काम झटपट से कर लो और निकल लो बोलकर कहते हैं। लोग भी उनको प्रोत्साहन करते हैं, और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उस प्रोत्साहन से और अधिक लेने में लगे हैं। इसीलिए चरित्र कहाँ बचेगा, कैरेक्टर कैसे रहेगा? अच्छा कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। तो उसी बात को यहाँ पर गंगा मैया के जरिए लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सेवा ही परमो धर्म हुआ करता था, लेकिन अब उसके स्थान पर मेवा ही परमो धर्म बन गया है बोलकर तो गंगा मैया हम सबको भ्रष्टाचार की तरफ संकेत करते हुए बता रही है। फिर सवाल पूछा जाता है, माँ अब सच कहती है, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू ना कहो मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। माँ आपकी बात सच कहलाती है, क्योंकि हाल ही में एक राज्यपाल जी अपने मन की बातों में व्यक्त किए थे। कह रहे थे, अरे भाई पूरे कुएं में ही भंग घुल गया है। भंग घुल जाना, भंग मतलब जिसे पीने से लोगों में नशा आ जाना, नशे को, नशा चढ़ाने वाली चीज़ को भंग कहते हैं। भंग घुल गई, पूरा कुआं मतलब पूरी असेंबली, पूरे लोकसभा, पूरी राज्यसभा, पूरे विधानसभा, पूरे विधान परिषद, जैसे देखते हैं ना कुएं के जैसे होते हैं, चारों तरफ से लोग बैठे रहते हैं। एक तरफ विरोध पार्टी होती है, एक तरफ जैसे शासन पार्टी होती है, तो दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं, बच्चों की तरह चिल्लाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। वो सब क्या है, उसको उसकी तरफ संकेत करते हुए तो गंगा मैया मतलब एक राज्यपाल जी ने कहा था कि पूरे कुएं में ही मतलब पूरे वातावरण में ही भंग मिल गई है। तो एक ही सवाल है, तू मेरी मत कहो मैं तेरी मत कहता हूँ, नहीं कहता हूँ। हम लोग देखते हैं अधिकार को आने से पहले जो भी विरोध पार्टी में रहने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, उसने ऐसा भ्रष्टाचार किया है, तो वो इसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है। अगर से हमें अधिकार देंगे हम लोग उनको केवल 1 महीने में, 1 साल के अंदर उनको जेल में डाल देंगे, उनको पनिशमेंट कर देंगे, उनको हम लोग बाहर छोड़ेंगे नहीं, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़कर सजा देंगे, तो उनका पैसा जो समाज से लूटे हुए हैं वो पैसे को समाज में वापस दे देंगे बोलकर कहते हैं।
जैसे ही इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होकर वो पार्टी अगर से चुन कर आ जाती है तो आने के बाद बाकी सब समाप्त हो जाता है। कोई किसी को कहता नहीं, कुछ बोलता नहीं। किसी को अब तक देखिए कभी किसी को अंदर डाला ही नहीं गए। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जैसे राजकीय नेताओं को अब तक डाला नहीं गए। आंखों के सामने भ्रष्टाचार मालूम होता है, केवल स्टडी करते हैं, बोलते रहते हैं। वही अगर से सामान्य व्यक्ति अगर से एक चोरी कर ले, एक भ्रष्टाचार कर ले तो तुरंत उसे अंदर डालते हैं, लेकिन पैसे वालों को अंदर डाला नहीं जाता। एमएलएस को, मिनिस्टर्स को अंदर डाला नहीं जाता, क्योंकि एक कुएं में भंग भर गई है तो सब एक समान हो जाते हैं। एक ही वो घोष वाक्य होता है, तू ना कहूँ मेरी, मैं ना कहूँ तेरी। तो इस तरह से यहाँ पर भी तो राजकीय नेताएं जो होते हैं, भाषणबाजी करने वाले लोग होते हैं, जो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ है, ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य किया गया है। और उत्तर में फिर गंगा माया कहते हैं, बेटा सत्य तो निर्भय है। अंडरलाइन कर लो, सत्य क्या है? निर्भय है। बेटा सच्चाई जो है वो निर्भय, सच्चाई कभी किसी से डरती नहीं। सच्चाई अक्सर सच्चाई ही बनकर रहती है, वो कभी झूठ होती नहीं है। दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, वो निर्भय है, कभी किसी से डरती नहीं, उसे किसी का डर नहीं है। वहाँ तो स्वयं बोलता है, सच्चाई अपने आप स्वयं बोलता है। मुझे कैसे लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में तो सोचो कैसे लगता होगा मुझे। तो जितने भी व्यापारी आते हैं मुझ में आके डुबकी लगाते हैं, मुझ में स्नान करते हैं और कहते हैं कि मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं अच्छा हो गया हूँ बोलकर बोलते हैं, लेकिन वो लोग केवल अपने शरीर को ही धोते हैं, मन को वो धोते नहीं हैं। तो कैसे शुद्धता होगी? शरीर की गंदगी तो मुझ में मिलेगी, मैं तो गंदी हो जाऊंगी, लेकिन वो मन की गंदगी को पाक करता ही नहीं है, तो उसका मन अक्सर प्रदूषित ही रहता है। तो प्रदूषित मन वाला व्यक्ति समाज को कैसे शुद्ध कर सकता है? तो इसीलिए कभी ऐसा होता नहीं। मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं इसी तरह से, गंगा, पवित्र गंगा में जाकर स्नान करके आए, हम लोग पवित्र बन गए बोलकर सोचते हैं। हकीकत में जब तक वो अपने मन को उस पवित्र गंगा में स्नान करके पवित्र मन बना नहीं लेते, दूसरों के प्रति बातें नहीं करते, दूसरों के लिए ऊंच नीच की बातें नहीं करते, तब तक वो पवित्र हो ही नहीं सकते। केवल मैं अशुद्ध हो जाती हूँ, लेकिन वो शुद्ध हो नहीं सकते बेटा बोलकर। तो गंगा मैया तो ऐसे समाज के वातावरण के बारे में कह रही है। तो फिर सवाल पूछा जाता है, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यहाँ असंगति क्यों? माँ आप तो मेरे मन की बात को ही कह दी है, फिर भी इस तरह का वातावरण क्यों होता है? क्यों आखिर ऐसे होता है? उत्तर में मिलता है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी, मतलब पार कर दूंगी, शुद्ध कर दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है बेटा। प्रदूषण उसे कहते हैं, केवल गंदगी मिलाने से प्रदूषित नहीं होता। छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाएं, अमीर गरीब बोलकर सोचना, बड़ा छोटा बोलकर सोचना, तो छोटी जात बड़ी जात बोलकर सोचना, उसे छुआछूत कहते हैं। तो बेटा प्रदूषण तो छुआछूत के रोग है। वो एक्चुअली जो है हकीकत में वो बीमारी बड़ी बीमारी है, वो अशुद्धता है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। बेटा ये लोग क्या करते हैं मुझ में आते हैं, कैसा भी काम करके आए, कुछ भी करके आए, जाओ जाकर गंगा में स्नान कर लो, पूरे पवित्र हो जाएंगे बोलकर सोच लेते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र होते नहीं। तो क्योंकि वो अपने मन को इससे प्रदूषित बना लेते हैं, छुआछूत की जो रोग है उसे अपने मन में ही बसा लेते हैं। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मुझे ही
मुझ में निर्मल होकर जल को, मेरे निर्मल जल को अपवित्र बनाकर, मलिन बनाकर चले जाते हैं, यही हकीकत है। मतलब लोग अब तक छुआछूत की इस बीमारी से दूर गए नहीं हैं। जो व्यक्ति मन में ये सोचता है कि मैं ऊंची जात का हूँ, वो छोटी जात का है, मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, मैं शक्तिशाली हूँ, वो कमज़ोर है, मैं सबल हूँ, वो निर्बल है बोलकर जब तक सोचेगा, तो वो जो भावनाएं हैं ये उसके मन को, समाज को, देश को क्या करती है? अपवित्र बना देती है। बेटा, जब तक ये लोग इसे छोड़ते नहीं तब तक प्रदूषण ऐसे ही रहेगा। अगर से शुद्ध मन को बना लेंगे तो सब लोग ऐसे शुद्ध हो जाएंगे, तो सब लोग एक बन जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, तो बाकी वाला प्रदूषण तो अपने आप कम हो ही जाएगा। पहले इंसान को, मनुष्य को अपने मन को शुद्ध बना लेना बहुत ज़रूरी है बेटा बोलकर तो गंगा मैया कहती है। तो इस तरह से हम लोग इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें आने वाले कुछ सवाल हैं, तो बताया था आपको मैं, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है बोलकर है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना बोलकर लिखना है। गंगा माया ने सत्य को क्या कहा है बोलकर पूछा गया है, तो गंगा माया ने सत्य को निर्भय कहा है। 2 सवाल इस भाग में आते हैं। अब तीसरा भाग जो है तो गंगा माया साक्षात्कार में तीसरा भाग में अगले क्लास में लेता हूँ। धन्यवाद।